ठीक है, तो कल हमने प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को क्या कर लिया था, एक्टिवेट कर लिया था फॉस्फोराइलेट करके। तो एमसीएम के पास में कौन सी एक्टिविटी आ गई थी, हेलिकेज एक्टिविटी आ गई थी। अब एक लाइन लिखो इसमें, फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, पीआईसी लिख लेना उसको शॉर्ट में ना, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को। फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स considered initiation of S phase, considered initiation of S phase। काजल आप कहाँ गए थे 2-3 दिन से, कल नहीं आए थे आप? मेरे को लगा 2-3 दिन। क्या मैंने क्या लिखाया, इनिशिएशन ऑफ एस फेज, कंसिडर्ड इनिशिएशन ऑफ एस फेज। इसका मतलब है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉस्फोराइलेशन होना ही एस फेज का इनिशिएशन माना जाता है। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में हम एस फेज से किस में, G1 फेज से किस में एंटर करेंगे, एस फेज में एंटर करेंगे, है ना। तो उससे पहले क्या होता है, G1 फेज से एस फेज में एंटर करने से पहले एक चेक पॉइंट आता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि ये एस फेज में जाने के लिए इसके पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल है या नहीं है। फिर जब सफिशिएंट रॉ मटेरियल होगा तो उसके बाद में उसको एस फेज में एंटर करा दिया जाएगा। या ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे G1 फेज है और G1 फेज में डीएनए कहीं से डैमेज हो गया है, तो अब उस डैमेज डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, तो भी जो सेल है वो एस फेज में एंटर नहीं कर पाएगी। तो प्रॉपर्ली पहले G1 फेज में चेक करके देख लिया जाएगा कि कहीं डीएनए डैमेज तो नहीं है। अगर डीएनए डैमेज होगा तो जो सेल है वो लेट G1 में क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी, वो एस फेज में एंटर नहीं कर पाएगी। तो हम इसको बोल देंगे लेट G1 अरेस्ट। और जब डीएनए डैमेज है वो रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद में सेल लेट G1 से किस में एंटर कर जाएगी, एस फेज में एंटर कर जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे आप हेडिंग डालना G1 एस ट्रांजिशन। और यहाँ पे डाल लो, ये हम बाद में पढ़ेंगे ना, 2 घंटे बाद में, अभी एक साथ पढ़ेंगे ना सारे चेक पॉइंट को। केवल डाल लो कि मतलब इसके बाद में ये स्टेप आएगा, लेकिन इसके बारे में डिटेल अभी पढ़ेंगे ना 2 घंटे बाद में। हाँ ये लिख लो, 2 घंटे बाद में पढ़ेंगे। चलो ना, इसके बाद में G1 एस ट्रांजिशन आ गया। अब सेल कौन सी फेज में एंटर कर गई, एस फेज में एंटर कर गई। तो एस फेज में क्या होगा, एस फेज में होगा रेप्लिकेशन। अब एस फेज में भी डीएनए डैमेज हो सकता है। अगर एस फेज के अंदर डीएनए डैमेज हो गया तो सेल एस फेज में भी क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी। समझ में आ गई बात? डीएनए डैमेज इन एस फेज कैन अरेस्ट सेल इन एस फेज। अगर G1 फेज में डीएनए डैमेज हो गया तब तो सेल लेट G1 में अरेस्ट हो जाएगी। अगर एस फेज में डीएनए डैमेज हो गया तो एस फेज में अरेस्ट हो जाएगी। तो ये जो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट है ये 3 जगह पे काम करता है। एक तो आपका G1 में काम करता है, एक एस फेज के शुरुआत में काम करता है मतलब अर्ली एस फेज में, और एक मिड एस फेज में काम करता है। लेट एस फेज में तो इसका मतलब एप्लीकेशन हो चुका है ना कंप्लीट। अब समझ में आ गई बात? तो ये आप लाइन लिख लो, एक डीएनए डैमेज इन एस फेज कैन अरेस्ट सेल इन एस फेज। क्या जगह नहीं छोड़नी है, वो मैं बाद में ही लिखाऊंगा, केवल हेडिंग डाल लो वहाँ पे, जगह नहीं छोड़नी, केवल आप हेडिंग डाल लो G1 एस ट्रांजिशन। फिर उसके बाद में आती है एस फेज। G1 एस ट्रांजिशन को बाद में देखेंगे हम सेपरेट इसको।
सुनीता आज नहीं है कि कहीं रास्ते में भंडारा नहीं मिला के आज नहीं है। अच्छा, एस फेज के बाद में कौन सी फेज आएगी अब? G2 फेज आएगी, है ना। इसके बाद में कौन सी फेज आएगी? G2। तो उसको हम बोलते हैं SG2 अभी इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी नहीं है। जो SG2 ट्रांजिशन होता है अभी इस पर काम चल रहा है ना, तो इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या क्या चेंजमेंट होता है सेल में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है ना साइंटिस्ट को। अब साइंटिस्ट को नहीं है तो अपने को भी नहीं होगी, सीधी बात है। साइंटिस्ट को भी जब अपने को पता लग जाएगा तो साइंटिस्ट को भी लग जाएगा, है ना। ये पीयूष से अब हमें पता लग जाएगा तो साइंटिस्ट को भी लग जाएगा। क्या? हाँ, आप में से कई लोग बनेंगे ना, जैसे पीयूष कोई प्रोटीन खोजेगा तो उसका नाम पी प्रोटीन हो जाएगा। चलो, है ना, ये लिख लिया आपने SG2 ट्रांजिशन। इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद में कौन सी फेज आएगी? G2 फेज। G2 फेज में क्या होगा? इसको गैप सेकंड फेज बोलते हैं। इसमें क्या होगा? सेल साइज में ग्रो करेगी, सेल साइज में बढ़ जाएगी, है ना। इन फेज में ज़्यादा कोई नौटंकी नहीं होती है ना। सबसे ज़्यादा नौटंकी है G1 फेज में। G1 फेज में बहुत कुछ हो गया ना। अब G2 फेज से किस में एंटर करेंगे हम? हाँ, AC ऑन ही तो AC वो बंद है, वो कर लो, ऑन कर लो फिर उसको उधर से। ऑन नहीं है वो, एक बार उसको बंद करके वापस से चालू करो तब होगी। क्या? इस बार बिल आया है 18,000 का। है? इस बार ज़्यादा इसलिए आ गया क्योंकि रात में भी AC चला के सोते थे दोनों, AC को चला के। तो बिल तो आना ही है। फिर दूसरा क्या है कि अपना जो इंस्ट्रूमेंट चालू है वो चालू ही रहता है, कोई बंद करने वाला नहीं है। आप यहाँ से, क्योंकि 3 फ्लोर है, ये वाला 4th फ्लोर और उसके भी ऊपर वाला, तीनों अपने पास में है, तो तीनों का बिल अपने ऊपर ही आता है। तो जहाँ जो चालू है वो चालू ही रहता है, कोई बंद करने वाला नहीं है। बंद मैं खुद ही बंद नहीं करता, दूसरे क्या करेंगे। चलो, है ना। अब आगे आपकी G2 फेज। G2 फेज के बाद में कौन सी फेज आएगी? G2M ट्रांजिशन। ये इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, G2M ट्रांजिशन के बारे में। डाल लिया हेडिंग आपने, G2M ट्रांजिशन। अब बताओ G2 से M फेज में जाने के लिए कौन सा CD के काम में आएगा? G2 से M फेज में जाना है, CD के 1 काम में आएगा ना। तो CD के 1 जो है
अभी उसकी ये कंडीशन है, ये है CDK1। इस CDK1 के ऊपर ये प्रोटीन आपको पता है ये भी, तो इसके ऊपर एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है टायरोसिन, और एक होता है सेरीन या थ्रेओनिन में से। तो ये जो टायरोसिन है ये 15वें नंबर वाला अमाइनो एसिड है, और जो थ्रेओनिन है ये 161 नंबर वाला है। अब शुरुआत में क्या रहता है, इस टायरोसिन के ऊपर रहता है फॉस्फेट, लेकिन ये फॉस्फेट कोई ना कोई तो लगा के जाएगा। फॉस्फेट कौन लगा के जाता है, तो उसके लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है B1। ये B1 क्या है, एक काइनेज है। काइनेज है तो क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेशन करेगा। किसका फॉस्फोराइलेशन करता है, इस 15 नंबर वाले का कर देता है ना फॉस्फोराइलेशन। तो अभी जो CDK है, अभी ये एक्टिव है या इनएक्टिव है, इनएक्टिव। तो B1 क्या कर देगा, इस 15 नंबर का फॉस्फोराइलेशन कर देगा। ये लगा दिया इस टायरोसिन के ऊपर फॉस्फेट। तो अब क्या हो जाएगा, ये अभी भी क्या रहेगा, ये इनएक्टिव। समझ में आ गई बात। अभी भी नया कैसा है, इनएक्टिव। और अभी जो यहाँ पे थ्रेओनिन या सेरीन है, इसके ऊपर अभी फॉस्फेट नहीं लगा है। अभी एक एंजाइम और है अपने पास में, जिसको बोलते हैं CAK। इसका नाम है CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। ये क्या करता है, इस 161 नंबर वाले का क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन कर देगा। तो अभी ये इस पे तो फॉस्फेट लगा था पहले ही, अब किस पे लगा दिया, जो 161 नंबर वाला है ना, इस पे और लगा दिया। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, ये अभी भी रहेगा ये इनएक्टिव, अभी भी इनएक्टिव, अभी भी इनएक्टिव और पहले भी इनएक्टिव। फिर नया एक्टिव कब होगा, ये जब एक्टिव हुआ ही नहीं तो पढ़ाई क्यों फिर इसको, जब एक्टिवेट नहीं, ये करना पड़ेगा ना। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया ना, यहाँ से ये रेगुलेटरी स्टेप है, और रेगुलेटरी स्टेप से ही क्वेश्चन आता है ना मेनली। तो देखो जो आपका CDK1 है, CDK1 के पास में 2 अमाइनो एसिड हैं, एक तो 15 नंबर वाला और एक 161 नंबर वाला। 15 नंबर वाले पे जो टायरोसिन है उसके ऊपर किसने लगाया फॉस्फेट, B1 काइनेज ने, और जो 161 वाला है उसके ऊपर किसने लगाया, CDK काइनेज है ना, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज है, इसने लगा दिया। लेकिन फिर भी कैसा है, ये इनएक्टिव है। अब एक एंजाइम और आता है जिसका नाम है CAK काइनेज, तो आ गया ना। अब आएगा CDC25। ये नाम ऐसा नहीं लग रहा कि सुना सुना सा ये वाला, पहले आया था ना कभी। ये क्या किया था इसने, क्या किया था, फॉस्फोराइलेट किया था। कहाँ से हटाया था फॉस्फेट, CDK2 का फॉस्फेट हटाने के लिए आया था ना। लेकिन ये जो CDC25 है, इसके बहुत सारे आइसोमर हैं, जैसे CDC25A, B, C, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अब मैं लिखा नहीं रहा, फिर उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। अभी आप नॉर्मली CDC25 याद रखो। तो वहाँ पे जो CDC25 आता है वो इसका दूसरा आइसोमर होता है। तो ये क्या करता है, ये फॉस्फेट को कर देगा रिमूव। कौन से वाले को, जो टायरोसिन वाला फॉस्फेट है, इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी फॉस्फेट लगा हुआ है, और यहाँ से फॉस्फेट हटा दिया 15 नंबर वाला, और 161 पे लगा हुआ है। अब हो जाता है ये एक्टिव। हाँ ये भी सही बात है इतनी नोटंकी की ही क्यों, इसने लगाने की जरूरत ही क्या थी। एक्चुअल में ये क्या है, एक रेगुलेटरी एंजाइम है। ये डिसाइड करता है कि सेल G2 फेज में कितना टाइम स्पेंड करेगी। अगर ये चाहता है कि अभी सेल प्रॉपर साइज में ग्रोथ नहीं हुई है, तो तब तक ये CDK को इनविट करके रखेगा। मतलब एक तरह से चेक पॉइंट की तरह काम करता है।
अगर सेल प्रॉपर साइज में ग्रो नहीं कर पाएगी ना G2 फेज में, तब तक ये इसको एक्टिवेट नहीं होने देगा। फिर ये चेक करता है कि सेल ने अपना पर्टिकुलर साइज गेन कर लिया है जितना चाहिए एम फेज में जाने के लिए, तो फिर ये क्या करता है, CDC25 इसको हटा देता है। नहीं, रेगुलेशन में काम आता है ये। समझ में आया कि स्टेप नहीं आया ये? तो CDK1 के एक्टिवेशन के लिए 15 नंबर पे तो फॉस्फेट नहीं होना चाहिए और 161 पे फॉस्फेट होना चाहिए। तो 15 नंबर पर लगाने के लिए कौन आता है, V1 काइनेज आता है, और 161 पे लगाने के लिए कैक काइनेज आता है, और 15 नंबर से हटाने के लिए CDC25 फॉस्फेटेज आता है। ये छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना एग्जाम के लिए। 3 एंजाइम इसको रेगुलेट करके जाते हैं ना CDK1 को। कौन कौन से हैं, V1, कैक काइनेज और CDC25। अब ये बताओ B1 अगर ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा तो CDK1 एक्टिव रहेगा या इनएक्टिव रहेगा? B1 ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो 15 नंबर पे फॉस्फेट लगा के रखेगा, और जब 15 नंबर पे फॉस्फेट रहेगा तो ये एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव रहेगा। और जब तक ये इनएक्टिव रहेगा तब तक सेल G2 फेज से M फेज में एंटर नहीं करेगी, क्योंकि M फेज का CDK है ये। तो अगर ये B1 ज़्यादा रहेगा तो सेल G2 फेज में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी, तो सेल का साइज़ बढ़ेगा या घटेगा? सेल का साइज़ बढ़ेगा। तो B1 अगर ज़्यादा एक्टिवेट हुआ तो जो डॉटर सेल बनेंगी वो साइज़ में बड़ी होंगी या छोटी होंगी? बड़ी होंगी। अगर B1 में म्यूटेशन हो जाए, क्योंकि ये कैंसर भी है और ये अपोप्टोसिस भी है, B1 में अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा उस केस में? उस केस में 15 नंबर पे फॉस्फेट नहीं लग पाएगा। नहीं लगेगा तो ये तो अपना काम करेगा ही कैक काइनेज, तो ये तो 161 पे लगाएगा, तो सेल G2 फेज में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी या कम करेगी? क्योंकि अब मोस्टली केस में एक्टिव ही रहेगा ये। तो जैसे ही सेल G2 फेज में आएगी, G2 फेज में सेल अपना टाइम स्पेंड नहीं करेगी, डायरेक्ट किस में एंटर कर जाएगी, वो M फेज में। तो जो डॉटर सेल बनेंगी वो छोटी बनेंगी साइज में या बड़ी बनेंगी? छोटी बनेंगी। समझ में आ गई बात? अब इसको नोट कर लो, वो लिखा दूंगा मैं ना डॉटर सेल का भी। ये G2M ट्रांजिशन में काम आता है। कैक जो है ना, ड्यूअल एक्टिविटी काइनेज है ये नाम सुना है क्या पहले आपने? ड्यूअल एक्टिविटी प्रोटीन काइनेज होते हैं। तो ड्यूअल एक्टिविटी वाला किसको बोलते हैं हम? जो किस किस का फॉस्फोराइलेशन कर सके? तीनों में से तीनों का कर सके, है ना। तो ये ड्यूअल एक्टिविटी वाला, ये थ्रेओनिन का भी कर सकता है और टायरोसिन का भी कर सकता है। इससे पहले और मैंने बताया था एक प्रोटीन के बारे में, और कौन सी प्रोटीन थी ड्यूअल एक्टिविटी वाली? कोई नहीं थी ऐसी? जैक? स्टैट? कुछ भी? एक नहीं बताया था MEK मैक? जैक तो याद आ रहा है लेकिन उसका भाई मैक याद नहीं आ रहा है ना।
छाप लिए? सपना बना लिया? अब इसके म्यूटेशन केस देखते हैं ना। ये लाइन लिख लो आप, फॉर फुली एक्टिवेशन ऑफ CDK1 phosphorylation of 161 residue is mandatory. For fully activation of CDK1 for fully activation of CDK1 161 रेजिड्यू should be phosphorylated and 15 residue dephosphorylated. 161 residue should be phosphorylated and 15 residue dephosphorylated. 15 residue dephosphorylated. डीफॉस्फोराइलेटेड। तो फुली एक्टिवेशन के लिए 161 नंबर पे तो फॉस्फेट होना चाहिए और 15 नंबर पे फॉस्फेट नहीं होना चाहिए। अगर दोनों पे नहीं होगा तब भी इनएक्टिव और दोनों पे आ गया तब भी इनएक्टिव। तो अब नंदनी समझ में आ गया कि फॉस्फोराइलेशन से प्रोटीन एक्टिव भी हो सकती है और इनएक्टिव भी हो सकती है। अब लिखो इसमें इसके म्यूटेशन केस। तो कुल मिला के इसको दो एंजाइम रेगुलेट करते हैं ना, एक तो B1 और एक CDC25। कैक काइनेज का तो काम है हमेशा वो तो फॉस्फोराइलेट करके रखेगा, लेकिन B1 15 नंबर वाले को करेगा, CDC25 उसको हटाएगा। कैक काइनेज है वो तो हमेशा ही फॉस्फोराइलेशन करके रखता है किसका, 161 नंबर वाले का। अब मेन रेगुलेटरी कौन बचे, B1 और CDC25। अब लिखो म्यूटेशन केस। जैसे B1 में हो जाए म्यूटेशन और आपका CDC25 है नॉर्मल। CDC25 तो नॉर्मल है ना, बाइट टाइप को प्लस से लिख दिया मैंने ना, ये म्यूटेट कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, B1 में म्यूटेशन हो गया है। तो देखो ये अपने पास में सेल थी, अभी कौन सी फेज में थी ये, G2 फेज में। G2 फेज से जब M फेज के बाद में दो डॉटर सेल बनेंगी तो सेल साइज में बड़ी बनेंगी या छोटी बनेंगी। B1 में म्यूटेशन हो गया तो ये 15 नंबर वाले का फॉस्फोराइलेशन नहीं करेगा, तो क्या होगा, तो G2 फेज में सेल छोटी हो जाएगी ना G2 फेज के बाद में। तो दोनों डॉटर सेल कैसी बनेंगी, अगर B1 में ओवर एक्सप्रेशन हो जाए, ज़्यादा बनने लग जाए सेल में, तो क्या होगा, बताओ। B1 का ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा तो 15 नंबर का फॉस्फोराइलेशन करके रखेगा ये, तो उस केस में क्या होगा, CDK1 एक्टिव हो ही नहीं पाएगा, तो सेल G2 फेज में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी। तो डॉटर सेल साइज में बड़ी बनेंगी या छोटी, डॉटर सेल बनेंगी साइज में बड़ी।
साइज बड़ा हो गया इनका। दो तो आप नोट कर लो, फिर इनको मिटाना पड़ेगा। इसका ओवर एक्सप्रेशन हो गया है, CDC 25 नॉर्मल है। मनोज नहीं समझ में आया? नहीं आया? वैसे आ गया क्या? इसका डी बड़ा लिखा था। पहले भी मैंने छोटा ही लिखा होगा CDC का, तो वो CDK होगा। CDC का तो डी छोटा ही लिखा होगा। CDC और CDK अलग अलग है ना दोनों। देखो आप खोल के देखो वहाँ पे क्या CDC 25 में, मतलब मैंने ऐसे लिखा था CDC, ऐसे तो नहीं लिखा होगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो छोटा लिख लो। ऐसा होता है कि इसको प्रतीक्षा लिखते तो शॉर्ट लेटर में है, लेकिन एक्चुअल में ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब CDC इसकी फुल फॉर्म होती है कुछ, लेकिन फिर भी इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं ना शॉर्ट फॉर्म को भी। वैसे मोस्टली शॉर्ट फॉर्म को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। नहीं दिख रहा आपको? ओवर एक्सप्रेशन हो गया है बस। ये भी इजी है। दिक्कत क्या है कि इसको कभी तो 40 से 45 नंबर का मैटर है ना सेल वायु का। ये सेल और मोल दो में ही रजिस्टर बनता है बस। इसको सेल को अभी नहीं, शुरुआत में। मैंने क्या बताया था, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। पूरी सिग्नलिंग, मतलब पूरी सिग्नलिंग एक पेज में आ जानी चाहिए। पूरा सेल साइकिल, सेल डिवीजन एक पेज में आ जाना चाहिए। चार बार क्या, आप आराम से एक बार रिवाइज करने में, जैसे पूरी सेल डिवीजन है, एक बार रिवाइज करोगे तो 15 मिनट लगेंगे बस। 4 बार रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा बस। और 1 घंटा आप दोगे अच्छे से तो रट जाएगा आपको। चलो है ना, ये समझ लिख लिया आपने। अच्छा, अब अगर CDC 25 में म्यूटेशन हो जाए तब क्या होगा? मतलब B फर्स्ट तो आपका कैसा है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन CDC 25 में क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया। तो अब क्या होगा? तो CDC 25 जो है उस फॉस्फेट को हटा नहीं पाएगा, नहीं हटा पाएगा तो इनएक्टिव रहेगा। CDK तो M फेज में सेल एंटर नहीं करेगी, तो सेल साइज में बड़ी बनेगी ना, G2 में ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा। दोबारा बता दूंगा, अभी हमें अरेस्ट नहीं मानना है, प्रतीक्षा लार्ज साइज। केवल मैं इस बेसिस पे बता रहा हूँ कि सेल, डॉटर सेल साइज में छोटी बनेंगी या बड़ी बनेंगी। यहाँ पे किसका अल्टरनेटिव नहीं है, आइसोफॉर्म है इसके, और वो भी ऐसे काम नहीं करेंगे प्रतीक्षा जैसे CDC 25A है तो उसके सबस्ट्रेट अलग हैं और C के सबस्ट्रेट अलग हैं, वो एक दूसरे के सबस्ट्रेट पर काम नहीं करेंगे। वैसे नहीं जाएगी प्रतीक्षा एक्चुअल में, जैसे यहाँ पे म्यूटेशन की बजाय आप लिख सकते हो लोअर एक्सप्रेशन।
इसके बिना एंटर नहीं कर पाएगी ना सेल एम फेज में। चलो म्यूटेशन के समझ में आ गए। अब अपन कौन सी फेज में आ गए हैं? अब कौन सी फेज में एंटर कर गए? अब एम फेज में एंटर कर जाएंगे ना। CDK1 अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो किसका? CDC25 का अगर ओवर एक्सप्रेशन करवाओगे तो क्या होगा? तो स्मॉल साइज की बनेंगी, क्योंकि ओवर एक्सप्रेशन हो गया तो CDK1 एक्टिवेट रहेगा, और एक्टिवेट रहेगा तो सेल G2 फेज में कम टिक पाएगी, तो डॉटर सेल साइज में छोटी बनेंगी। तो सपना अगर B फर्स्ट ज़्यादा बनेगा तब तो काइनेज रहता है इनएक्टिव, और इनएक्टिव रहेगा तो सेल G2 फेज में ही रहेगी, और G2 फेज का मतलब होता है ग्रोथ गैप फेज, उसमें सेल साइज में बड़ी होती है तो डॉटर सेल भी बड़ी बनेंगी। और अगर CDC25 ज़्यादा बन गया तो सेल साइज में छोटी बन जाएंगी। और B फर्स्ट में अगर म्यूटेशन हो गया तो इनएक्टिव होगा ही नहीं, वो कैसा रहेगा? एनी टाइम एक्टिव रहेगा। तो एक्टिव रहेगा तो तुरंत ही G2 सेम फेज में एंटर कर जाएगी सेल, तो सेल साइज में ग्रोथ कर ही नहीं पाएगी ना, डॉटर सेल छोटी बनेंगी। तो आप ये बताओ B फर्स्ट के ओवर एक्सप्रेशन से कैंसर होगा या अपोप्टोसिस होगा? B फर्स्ट का अगर ओवर एक्सप्रेशन हो जाए तो कैंसर या अपोप्टोसिस? अब B फर्स्ट का ओवर एक्सप्रेशन हो गया है, इसका मतलब CDK1 इनएक्टिव हो ही नहीं पाएगा। इनएक्टिव नहीं होगा तो G2 फेज का टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा या बढ़ जाएगा? G2 फेज का टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा ना। ओवर एक्सप्रेशन करवा रहे हो, ओवर एक्सप्रेशन करवा रहे हो तो जो B फर्स्ट है क्या करता है काम? उसको इनएक्टिव करने का काम है कुल मिला के इसका। तो अब वो इनएक्टिव ज़्यादा होगा, मतलब इनएक्टिव फॉर्म ही रहेगा। B फर्स्ट अगर ज़्यादा रहेगा तो CDK1 इनएक्टिव रहेगा, मोस्टली केस में इनएक्टिव रहेगा तो G2 का टाइम पीरियड बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कैंसर या अपोप्टोसिस? अपोप्टोसिस। देखो सेल डिवीजन मान लो 24 घंटे में हो रहा है, अगर 24 घंटे से टाइम पीरियड बढ़ जाता है तब तो अपोप्टोसिस, और 24 घंटे से कम हो जाता है तो कैंसर। समझ में आ गई बात? तो G2 फेज का टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा B फर्स्ट में म्यूटेशन से? B फर्स्ट में म्यूटेशन नहीं, सॉरी ओवर एक्सप्रेशन बोला मैंने, है ना। तो B फर्स्ट के ओवर एक्सप्रेशन से G2 फेज का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? अपोप्टोसिस। अगर B फर्स्ट में म्यूटेशन हो जाए तब क्या होगा? B फर्स्ट में म्यूटेशन हो जाएगा तो अब वो क्या रहेगा? एक्टिव ही रहेगा। एक्टिव रहेगा तो G2 फेज का टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। तो ये कैंसर और अपोप्टोसिस सेल डिवीजन ही है, ये समझ में आ गया तो कैंसर अपोप्टोसिस आराम से समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं आया तो कैंसर आपसे क्या बोलेगा? मैं भी नहीं आने वाला समझ में। अब कौन सी फेज में आ गए बताओ? एम फेज में आ गए। नई साल पे आजकल स्टेटस लगता है ना, अगर पुरानी वाली साल में मैंने गलती से किसी का दिल दुखाया हो तो आगे वाली साल में भी तैयार रहना, साल बदले हम नहीं बदले हैं। तो यही हाल है ना कैंसर का होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो कैंसर भी समझ में नहीं आने वाला। अब कौन सी फेज में आ गए अपन? एम फेज में। तो एम फेज में कौन से CDK और साइक्लिन रहेंगे? अब CDK1 और साइक्लिन B, CDK1 साइक्लिन B रहेंगे। अच्छा, एम फेज में कौन कौन सी फेज होंगी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज में क्या होगा? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। तो अब जो आपको सिग्नलिंग पढ़ाई थी ना मैंने, साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट वाली, याद है थोड़ा बहुत? कौन सी प्रोटीन आई थी उसमें? रो और रॉक आई थी ना। तो रो और रॉक वाली वो सिग्नलिंग चलेगी, जिसकी वजह से एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल क्या हो जाएंगे? रीअरेंज होके स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। फिर उसके बाद में
कौन सी फेज आएगी? मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेजिक प्लेट अरेंजमेंट हो जाएगा ना, मतलब जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पर अरेंज हो जाएंगे? क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर क्या हो जाएंगे? अरेंज हो जाएंगे। अभी मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या चेंजमेंट हुआ है वो मैंने नहीं बताया ना। फिर कौन सी फेज आएगी बताओ? एनाफेज। तो अब मेटाफेज से जब एनाफेज में जाएंगे ना तो वहाँ पे एक ट्रांजिशन आता है, उस ट्रांजिशन को पढ़ेंगे अब। मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन, इसको हम स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट बोलते हैं। मेटाफेज से जब सेल एनाफेज में एंटर करती है तो चेक किया जाता है कि ये एनाफेज में जाने लायक है या नहीं है, तो एक चेक पॉइंट आएगा। जब सेल G2 फेज से M में एंटर करती है तब भी चेक पॉइंट आया था, कौन सा? ये जो CDK वाला था ना, ये चेक पॉइंट ही था एक तरह से। B फर्स्ट और CDC25 दोनों रेगुलेट करते हैं कि ये सेल G2 फेज से M फेज में जाने लायक है या नहीं है। ऐसे ही जब G1 से S में आए थे तो वहाँ पे चेक किया जाता है कि DNA डैमेज तो नहीं है, तो DNA डैमेज नहीं होगा तब तो उसको एंटर करने दिया जाएगा, डैमेज हुआ तो सेल S फेज में एंटर नहीं करेगी, वहाँ भी चेक किया जाता है। तो हर मोड पे चेक पॉइंट आते हैं और अपना क्वेश्चन भी मोस्टली केस में चेक पॉइंट का ही आता है। ये लिख लो जल्दी से ना। आरती बना लिया ये? चलो अब नहीं लिखा भी सपना? कौन सी फेज में आ गए सपना? क्या कौन सी फेज में आ गए हैं प्रियंका? अब M फेज में भी मेटा फेज में आ गए हैं। तो स्पिंडल फाइबर बने होंगे या नहीं बने होंगे? अब बने होंगे ना। अब ये चेक पॉइंट आएगा स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, ये चेक करके देखेगा कि ये एना फेज में जाने लायक कंडीशन में है या नहीं है।
अमन आवाज़ आ रही ज़्यादा? अमन आवाज़ आ रही है? अब देखो, अगर क्रोमोजोम की बात करें ना, तो क्रोमोजोम कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे तो होगा। अभी एक सेंट्रोमियर है और दो आर्म है इसकी दोनों साइड में। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने से पहले क्या होता है, यहाँ पर काइनेटोकोर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है? बहुत सारी प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है, लगभग 80 टाइप की प्रोटीन है ना इस कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट करती हैं। 80 डिफरेंट प्रोटीन क्या बना के जाती हैं? काइनेटोकोर बना के जाती हैं। और एक प्रोटीन होती है यहाँ पर काइनेटोकोर के पास में ही, सेंट्रोमेरिक प्रोटीन ए, CENPA, मतलब सेंट्रोमेरिक प्रोटीन ए नाम है ना इसका पूरा। ये अलग से कुछ नहीं है, ये जो एक्चुअल में आपकी जो स्टोन प्रोटीन होती है ना, स्टोन प्रोटीन जैसी है, बस इसमें क्या करते हैं हम, जो स्टोन प्रोटीन का H3 वो होता है ना वेरिएंट, उसको रिप्लेस कर देते हैं बस। बाकी सब कुछ कैसी है? ये स्टोन जैसी है। बस इतना ही लिख लो। तो सेंट्रोमेरिक प्रोटीन कैसी होती है? स्टोन प्रोटीन की जैसी होती है, लेकिन इसमें जो स्टोन का H3 वेरिएंट होता है उसको क्या कर देते हैं हम? रिप्लेस कर देते हैं। अब ये एक छोटी सी बात थी, मेरे को ऐसी ये याद रहेगी, पिछली बार मैंने लिखा दी, दूसरी बार ये क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि उसमें सेंट्रोमेरिक प्रोटीन में कौन से स्टोन को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो मेरे को ऐसे याद रह गया था रैंडमली, तो मैंने लिखा दिया और वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया ना। तो क्वेश्चन मतलब इसमें कहीं से भी आ सकता है ऐसे। बाकी मोस्टली अपना कहाँ से आता है? चेक पॉइंट से। बाकी 2 नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ये शायद 4 नंबर में आया था, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये काइनेटोकोर समझ में आ गया। काइनेटोकोर का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? जो सेंट्रोमियर होता है ना उसके ऊपर होता है, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर होता है वो डायरेक्ट सेंट्रोमियर के ऊपर अटैच नहीं होता, वो किसके ऊपर अटैच होता है? काइनेटोकोर के ऊपर अटैच होता है। और काइनेटोकोर से पहले वहाँ पे कौन सी प्रोटीन लाते हैं हम? सेंट्रोमेरिक प्रोटीन ए लेके आते हैं। वो साइट बता के जाता है कि काइनेटोकोर का फॉर्मेशन कहाँ पर होना है। बाकी अगर सेंट्रोमेरिक प्रोटीन अगर यहाँ पर आ गई है CNPA, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? काइनेटोकोर बन जाएगा, और यहाँ पर भी स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। तो ये सेंट्रोमेरिक प्रोटीन ए बता के जाता है कि काइनेटोकोर का फॉर्मेशन कहाँ पर होना है। तो मोस्टली केस में कहाँ पर होता है? ये सेंट्रोमियर वाले रीजन में होता है। तो सेंट्रोमेरिक प्रोटीन ए हिस्टोन जैसी है, उसमें से H3 वेरिएंट को हमने क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। अब इसके बाद में क्या करेंगे? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे। ये तो क्या हो गया? काइनेटोकोर। अब इस काइनेटोकोर के ऊपर स्पिंडल फाइबर ऐसे आके क्या करते हैं? अटैच हो जाते हैं। और ये क्रोमोसोम की दोनों आर्म होती है ना, ये ऐसे फ्री नहीं रहती, इनको एक्चुअल में एक प्रोटीन क्या करती है? बाइंड करके रखती है ऐसे। कौन सी प्रोटीन से बाइंड रहते हैं ये? कोएजिन प्रोटीन इन दोनों आर्म को ऐसे बाइंड करके रखती है। तो रेड कलर में जो प्रोटीन है कौन सी है? कोएजिन। तो अभी ये सेपरेट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कोएजिन प्रोटीन ने दोनों आर्म को आपस में बाइंड करके रखा हुआ है। और सेंट्रोमियर भी अभी एक ही है। एक्चुअल में जो सेंट्रोमियर होता है, वैसे तो हम बोलते हैं कि एस फेज में रेप्लिकेशन हो जाता है, लेकिन एस फेज में कंप्लीट रेप्लिकेशन नहीं हो पाता। आपके एस फेज के बाद में कौन सी फेज आती है? G2 आती है। G2 में भी कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद में एम फेज में प्रोफेज में भी कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद में मेटाफेज, उसके बाद में कौन सी आएगी? एनाफेज। तो एनाफेज में एंटर करने से पहले जो है ना सेंट्रोमियर जो है तब रेप्लिकेट होता है। बाकी स्टार्ट कब हो जाता है रेप्लिकेशन? एस फेज में। और मोस्टली कंप्लीट भी एस फेज में हो जाता है, लेकिन किसका रेप्लिकेशन नहीं हो पाता? सेंट्रोमियर का रेप्लिकेशन नहीं हो पाता। ये आपका लेट एम फेज में कंप्लीट होता है। तो कोएजिन प्रोटीन ने दोनों आर्म को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। और अब किसका फॉर्मेशन होना है? स्पिंडल फाइबर का।
तो जो आपका काइनेटोकोर होता है, इसमें मैंने क्या बताया, लगभग 80 टाइप की प्रोटीन होती हैं। उनमें से कुछ प्रोटीन कौन कौन सी है काइनेटोकोर की, इधर लिख देता हूँ। स्टोन तो होगी जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन अपने काम में आनी है चेक पॉइंट में, वो प्रोटीन होती है इसमें मैड प्रोटीन और बब प्रोटीन। मैड के आइसोमर हैं जैसे मैड 1, 2, 3, इसके भी ऐसे 1, 2, 3 बहुत सारे आइसोमर हैं। तो ये मैड और बब जो प्रोटीन है ये टेंशन सेंसिटिव प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन होगी ये, टेंशन सेंसिटिव। अगर इन प्रोटीन के पास में टेंशन रहेगा तब तक तो ये रहती है इनएक्टिव, और अगर इनको टेंशन नहीं दिया तो फिर ये सेल को टेंशन दे देती है, मतलब सेल को आगे एंटर ही नहीं करने देंगे ना सेल साइकिल प्रोग्रेशन में। जब तक इन प्रोटीन के पास में टेंशन रहेगा तब तक तो ये क्या रहेंगी, इनएक्टिव, और अगर इनके पास में टेंशन नहीं आया तो हो जाती है ये एक्टिव, और जे इनके एक्टिव होते ही सेल साइकिल वहीं की वहीं रुक जाएगा, सेल एनाफेज में एंटर नहीं कर पाएगी। समझ में आ गई बात। कौन कौन सी प्रोटीन है, मैड और वब, ये सब कहाँ पे मिलती हैं, काइनेटोकोर में मिलती हैं। तो अब इनको टेंशन मिलता कैसे है, जैसे ये आपका क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के ऊपर अभी ये स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो गया, अभी बताओ इसको टेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे एक रस्सी पड़ी हुई है, मैंने आपको एक छोर रस्सी का पकड़ा दिया, अभी रस्सी में टेंशन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। और रस्सी के दोनों छोर को मैं पकड़ा दूँ, एक को प्रतीक्षा को पकड़ा दूँ, एक को आपको, अब टेंशन होगा या नहीं होगा, प्रतीक्षा अपनी तरफ खींचेगी, आप अपनी तरफ खींचोगे, तो उसमें टेंशन क्रिएट होगा। तो अब यहाँ पे अभी एक तरफ से ही स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ है, तो अभी इसमें टेंशन क्रिएट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन एक इधर से अटैच करा दूँ और एक इधर से अटैच करा दूँ, तो दोनों तरफ के अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, तब इन प्रोटीन में टेंशन क्रिएट होगा। तो स्पिंडल फाइबर का जो अटैचमेंट है वो देखो किन किन तरीक़ों से हो सकता है। ऐसे स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया, केवल एक ही साइड में अटैच हुआ, इसको बोलते हैं मोनोटैलिक। ऐसे दोनों साइड से अटैच हो गया, इसको बोलते हैं बोथटैलिक, एम्फीटैलिक। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अटैच हुआ ही नहीं। और कौन सा बच गया, और कोई बच गया टाइप, मीरोटैलिक। बहुत जगह पे ना दोनों साइड अटैच हो जाए, इसको बोलते हैं मीरोटैलिक। तो इतने तरीके से जो है स्पिंडल फाइबर अटैच हो सकता है ना सेंट्रोमियर के ऊपर। इनमें से कौन कौन से में टेंशन क्रिएट होगा, और इनमें से कौन सा करेक्ट कन्फर्मेशन है, बिल्कुल जो एम्फीटैलिक अटैचमेंट है ना, ये है अपना करेक्ट कन्फर्मेशन नॉर्मल सेल डिवीजन के लिए। ये वाला, इसमें टेंशन क्रिएट होगा या नहीं होगा, इसमें 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 टेंशन तो क्रिएट होगा। यहाँ भी जुड़ता है ना, सेंट्रोमियर पे भी जुड़ सकता है ये, और दूसरी जगह पे भी जुड़ सकता है। तो अगर सेंट्रोमियर पे जुड़ेगा तब तो टेंशन क्रिएट होगा, सेंट्रोमियर के अलावा और कहीं जुड़े तो नहीं होगा टेंशन क्रिएट। टेंशन नहीं होगा इनके पास में तो ये एक्टिव रहेंगे, और ये एक्टिव एनाफेज में नहीं जाने देंगे। तो सेल साइकिल चेक पॉइंट फेल्योर भी तो होता है। जैसे कोई एग्जामिनर पेपर बनाता है, उसके बाद में 10 लोग प्रूफ रीडिंग करते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पर रेट लगती है नहीं लगती, तो वही हाल इसके साथ में है। मोस्टली केस में तो होता ही है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन कभी कभी सेल साइकिल चेक पॉइंट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उस केस में एन्यूप्लॉइडी हो जाती है। तो सेल साइकिल ये स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट अगर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन्यूप्लॉइडी हो जाएगी। बहुत रेयर केस में होता है ऐसा, लेकिन होता है।
तो ये आप नोट कर लो अभी। नया समझ में आया नहीं आया? काइनेटोकोर की पोजीशन को सेंट्रोमेरिक ए प्रोटीन डिसाइड करती है, और सेंट्रोमेरिक ए प्रोटीन हिस्टोन जैसी है, केवल क्या डिफरेंस है उसमें, हिस्टोन H3 को रिप्लेस कर दिया जाता है। स्पिंडल फाइबर इतने तरीके से अटैच हो सकता है ना क्रोमोसोम के ऊपर। आज जितना हो जाएगा उतना ही सेल से बात तो इसीलिए हमें किसी को प्लम्बर जानकारी एक टंकी रखवानी नीचे जाइए, तो प्लम्बर है जानकारी ऐसे नहीं हमें नहीं, यहाँ पे किसी टंकी रखवानी है कि ऊपर पानी खत्म हो जाए तो आपके लिए पानी बना देंगे। इसमें न्यूरोटेलिक अटैचमेंट है, इसमें सिंटेलिक में भी मतलब काइनेटोकोर के ऊपर ही अटैच हुआ है इस तरीके का। मेरे में ऐसा है कि ज़्यादा हो गया है ना। छोड़ने की कौन कौन सोच रहा है इसे? आप क्वेश्चन लगा के देखना इसके अंदर ना, फिर मजा आएगा।
क्या काइनेटोकोर नहीं, पहले ही बन जाता है प्रोफेज में। ये प्रोफेज में ही अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर। उसके बाद मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं क्रोमोसोम। तो प्रोफेज में ही फॉर्मेशन हो जाता है इनका। बना लिया ये। चलो एक लाइन लिख लो इसमें, सेंट्रोमेरिक ए प्रोटीन लिखो। सेंट्रोमेरिक ए प्रोटीन डिसाइड्स साइट ऑफ काइनेटोकोर फॉर्मेशन। सेंट्रोमेरिक ए प्रोटीन डिसाइड साइट ऑफ काइनेटोकोर फॉर्मेशन। साइट ऑफ काइनेटोकोर फॉर्मेशन, मतलब काइनेटोकोर का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा ये कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रोमेरिक ए प्रोटीन। और CNP ए प्रोटीन है क्या? ये स्टोन जैसी है, केवल इसमें स्टोन के H3 वेरिएंट को रिप्लेस कर दिया है। अभी बताया नहीं आपको, उसी को बताऊंगा ना इसमें चेक पॉइंट में। देखो आप क्या बोल रहे हो? AC बंद कर दो। अमन देखो निकल जाएगा फिर ये, रमेश ये निकल जाएगा फिर। एक बार तो वैसे ही समझ में नहीं आ रहा। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अरेंज है और इसमें सपोज करो दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया। ये कौन सी प्रोटीन के थ्रू अटैच है? तो इसको सेपरेट करने के लिए कौन सी प्रोटीन आएगी? सेपरेट करने के लिए आएगी सेपरेज। इनको सेपरेट करना है ना आपको, क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स को, तो सेपरेट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम का नाम होगा सेपरेज। तो सेपरेज एंजाइम क्या करता है? इस कोहेजन प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है, और जब इसको डिग्रेड कर देगा तो ये दोनों आर्म आराम से सेपरेट हो सकती हैं। लेकिन अभी ये जो आपका सेपरेज है ना, ये जो सेपरेज एंजाइम है, इसके साथ में एक प्रोटीन बाइंड है, इसका नाम है सिक्यूरिन। तो सिक्यूरिन प्रोटीन ने सेपरेज को सिक्योर करके रखा हुआ है, अभी ये काम नहीं करेगा। सेपरेज का काम क्या था वैसे? इस कोहेजन को डिग्रेड करना और सेपरेट करने का था, लेकिन अभी सेपरेज किसके साथ में बिजी है? सिक्यूरिन के साथ में। तो अब इस सेपरेज को क्या करवाना है? फ्री करवाना है। तो इसको फ्री करवाने के लिए हम लेके आते हैं APCC, और ये रहता है आपका CDC20 के साथ, मतलब CDC20 के साथ ये जब बाइंड होगा तब जाके एक्टिवेट होता है। APCC आएगा और इसको किस में चेंज कर देगा?
इस सिक्योरिन प्रोटीन का करवा देगा डिग्रेडेशन, है ना, यूबिक्विटेशन के लिए भेज देगा। तो ये आपका सेपरेज हो जाएगा फ्री, प्लस सिक्योरिन का क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। तो ये तो कहाँ पे चला जाएगा, यूबिक्विटेशन कर लो इसका ना, ये E3 लाइगेज है ना, तो ये क्या करवा देगा इसका यूबिक्विटेशन, और कहाँ पे भेज देगा इसको, तो यूपीएस में भेज देगा। और सेपरेज हो गया फ्री, तो सेपरेज फ्री होके क्या करेगा, इस कोएजन को डिग्रेड कर देगा। ये लेट मेटाफेज में था, जैसे ही ये डिग्रेड हो जाएगी तो सेल किस में एंटर कर जाएगी, एनाफेज में एंटर कर जाएगी, एनाफेज में। तो उस पॉइजन प्रोटीन को क्या कर दिया इसने, डिग्रेड कर दिया। पॉइजन हो गई डिग्रेड। अब इसके बाद में क्या होगा, ये अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करने लग जाएंगे। अब ये समझ में आ गई बात, ये यहाँ से क्या हो गए, दोनों सेपरेट हो गए और अपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करने लग गया। ये कौन सी फेज होगी, स्टार्टअप एनाफेज। तो देखो मेटाफेज से एनाफेज में जाने के लिए कौन कौन सी प्रोटीन आई है, सेपरेज आई है, लेकिन सेपरेज किसके साथ बिजी था, सिक्योरिन के साथ। तो सिक्योरिन से किसने फ्री करवाया, ये एपीसीसी नाम आपको ऐसा पुराना नहीं लग रहा क्या, E3 लाइगेज था किसका, एस और एम फेज के साइक्लिन्स का, और इसके साथ में इसने सिक्योरिन को भी क्या करवाया है, यूबिक्विटेशन करवा के डिग्रेड करवाया है। समझ में आ गई बात। तो जैसे ये फ्री हो जाएगा तो कोएजन को क्या कर देगा, डिग्रेड, और एनाफेज हो जाएगी स्टार्ट। तो क्या एपीसीसी के ना ये एनाफेज में जा सकता है, नहीं जाएगा। एपीसीसी नहीं आएगा तब तक वो सेपरेज फ्री नहीं होगा, और तब तक सेल एनाफेज में एंटर नहीं करेगी। और एपीसीसी खुद कब एक्टिव होता है, जब उसके साथ में क्या बाइंड हो, CDC20 बाइंड हो, तब जाके वो खुद एक्टिवेट होता है। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया नया, आज तो गया लेकिन याद कौन का बना लो। हाँ, कोएजन नहीं हटेगा तो एक ही सेल में पहुंच जाएंगे दोनों, तो एनिप्लॉइडी हो जाएगी। जो आपकी N+1 N- कंडीशन बताई थी ना, N-1 वो वाली नॉन डिसजंक्शन बोला था, वो हो जाएगा ना। अब ये भी तो नहीं पता है कि हमको ये साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं वो सही है गलत है, या बेवकूफ़ बना रहे हैं। पढ़ाई का आविष्कार शायद इसलिए क्या हो कि आप शांति से बैठ के एक जगह पे बैठ सकें, नहीं तो दुनिया में उपद्रव मचाएंगे आप। अगर पढ़ाई नहीं हो तो ये इतने सारे लोग एक जगह बैठ सकते हैं फिर। तो शायद आप लोगों को शांत रखने के लिए आविष्कार किया हो पढ़ाई का। बाकी तो आप बताओ कि ये अल्फा बीटा गामा लैम्डा थैम्डा कहीं काम आते हैं लाइफ में, फिर भी आप पढ़ते हो इनको। ये साइन थीटा कभी आपकी लाइफ में काम आए, तो ये सेपरेज ने इसको डिग्रेड करवाया है ना। तो इसके बाद में क्या होगा प्रतीक्षा, टीलोफेज आएगी, इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा। इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना है, ये है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट।
क्या 2000 रुपये की बात है इसलिए तो पढ़ना पड़ेगा। आज गुरुवार हो गया वैसे भी। जया को बुलाओ, कोई फ़ोन करे, कल बर्थडे भी है उसका, अभी पार्टी भी नहीं उसकी। जया क्या कल? हाँ इस वाली सुबोध में नहीं है पर सीतापुरा वाली में है। तो बुलाओ आप लोग, पार्टी का आयोजन हो जाएगा आपके लिए। नेट भी हो गया उसका, सेट भी हो गया और बर्थडे भी आ गया। क्या नहीं आएगा, अभी तो कॉलेज जाता है ना वो। मनोज आ गया समझ में? ये ज़्यादा हो गया। तो कोइजिन को डिग्रेड करने के लिए आया सेपारेज, जो किसके साथ बिजी था? सिक्योरिन के साथ। किसने फ्री करवाया उसको? APCC। और उसके साथ जब CDC20 होगा तब फ्री होगा। मिटाया जाए इसको। अब कुछ लिखना थोड़ी है इसमें, घर जाके लिख लेना इसमें ना ये सारी बातें कि जो सेपारेज है वो सिक्योरिन के साथ बिजी रहता है और APCC इसको फ्री करवाता है। अब इसको मिटाते हैं। क्या अगली बार फिर 2000 मिलेंगे, पैसे ख़त्म थोड़ी ना हो गए। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो प्रॉपर अटैचमेंट था है ना क्रोमोसोम का, उसका स्पिंडल फाइबर का। अगर इम्प्रॉपर अटैचमेंट हो जाए, जैसे कि सिंटेलिक, एटेलिक, मोनोटेलिक अटैचमेंट हो जाए, तब क्या होगा? किसका? कौन सी वाली प्रोसेस? स्पिंडल फाइबर तो प्रोफेज में ही बन जाते हैं और इनका सेपरेशन एनाफेज की शुरुआत में होता है। क्या बोला था मैं? इम्प्रॉपर हाँ, जब भी सेंट्रोमियर डिवाइड होता है तो सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है। इम्प्रॉपर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। जैसे मान लो अपने पास में 46 क्रोमोसोम हैं, उन 46 क्रोमोसोम में से कोई एक क्रोमोसोम ऐसा था जिसके पास में केवल एक साइड से ही स्पिंडल फाइबर पहुंचा, दूसरी साइड से पहुंचा ही नहीं। तो
ये एक तरह से ऐसे एटैलिक कंडीशन हो जाएगी, एक तरफ से ही केवल आया, ऐसा नहीं कि सारे क्रोमोसोम के साथ में, किसी एक क्रोमोसोम के साथ में भी होगी ना ऐसी कंडीशन। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये था काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर में कौन कौन सी प्रोटीन बताई थी, मैड और बब प्रोटीन बताई थी। तो मैंने क्या बताया था कि ये टेंशन सेंसिटिव प्रोटीन्स हैं, अगर इनके पास टेंशन आता रहेगा तब तक तो ये नेगेटिव रहेंगी, अगर इनको टेंशन नहीं दिया गया तो फिर ये सेल को टेंशन देती है ना। तो अब इसके पास में टेंशन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये जो इसमें मैड 2 प्रोटीन है, मैड 2 प्रोटीन क्या हो जाएगी, अब एक्टिव हो जाएगी, इसको टेंशन नहीं मिला है ना। तो मैड 2 एक्टिव होके क्या करेगी, जो CDC20 है इसको क्या कर देगी, ये ब्लॉक कर देगी, और CDC20 अगर ब्लॉक हो जाएगा तो APCC CDC20 कॉम्प्लेक्स नॉट फॉर्म। तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। और जब इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेपरेज नॉट फ्री, तो सेपरेज फ्री हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कोइजन का डिग्रेडेशन होगा, नहीं होगा। तो सेल का क्या होगा, सेल अरेस्ट इन लेट तो सेल लेट मेटाफेज में क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी। जब तक इसके पास दूसरी साइड से स्पिंडल फाइबर नहीं आएगा तब तक ये CDC20 को क्या करके रखेगी, ब्लॉक। तो जब सारे क्रोमोसोम के पास में दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर आ जाएगा तब जाके ये क्या हो जाएगी, मैड 2 प्रोटीन नेगेटिव हो जाएगी, तब जाके ये CDC20 को परमिशन देगी APCC के साइड में बाइंड होने के लिए। समझ में आ गई बात। तो अब इसको लिख लो आप, अब समझ में आ गया मैड और बब कैसे काम करती हैं। एक बार और मैंने क्या बताया था कि अगर ये मैड 2 प्रोटीन है, अभी इसके पास इसको हम बोलेंगे टेंशन लैकिंग काइनेटोकोर, इसके पास टेंशन की कमी है ना इस काइनेटोकोर के पास में, तो टेंशन की कमी है तो मैड 2 प्रोटीन क्या हो जाएगी, एक्टिव। और मैड 2 एक्टिव होकर किसको ब्लॉक करती है, CDC20 को, और CDC20 के बिना APCC कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब तक वो नहीं बनेगा तब तक सेपरेज फ्री नहीं होगा, तो कोइजन का डिग्रेडेशन नहीं होगा, तो सेल कहाँ पर रेस्ट हो जाएगी, लेट मेटाफेज में रेस्ट हो जाएगी। तो ये है आपका स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। तो जब तक सारे क्रोमोसोम के पास में स्पिंडल फाइबर नहीं पहुंचेगा तब तक CDC20 रहेगा ब्लॉक, तो APCC फ्री नहीं हो पाएगा। जब तक वो फ्री नहीं होगा तो सेपरेज को फ्री नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। अब इसको लिख लो, इतनी आसान सी बात है बस।
हाँ, 1 महीने में 2 यूनिट का टारगेट रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम सेल और मोल में ही लगता है। उसके बाद यूनिट में अब सिग्नलिंग तो 5 दिन की थी वैसे, उसका टाइम जो बचा है वो बाकी इसमें लग गया सेल में। चलो इसको मिटा दें हम। अभी इसका APCC का एक और बहुत ज़्यादा ठंडा लिया है आपने, गला ख़राब हो जाएगा ना ठंडे से। तो मिला के देना चाहिए ना। देखो ये है आपका APCC, इसके साथ में अटैच था अभी एक प्रोटीन जिसका नाम था CDH1। CDH1 प्रोटीन अटैच थी इसके साथ में। ये कौन सी फेज की बात थी? क्या अभी थी ना CDC20, अब कौन है? ये मेटा फेज की बात चल रही है ना। अब अपन लेट मेटा फेज में आ जाएंगे। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही? माइक लगाएं। अब लेट मेटा फेज में कौन आ जाता है? CDK1 और साइक्लिन भी एक्टिव होता है। तो ये क्या करता है? CDC20 को फॉस्फोराइलेट कर देता है, जिससे CDC20 हो जाता है इसके साथ में बाइंड। अरे पहले इस APCC के साथ में CDH1 बाइंड था, अब CDK1 और साइक्लिन भी किसको बाइंड करा देते हैं? CDC20 को। तो ये लेट मेटा फेज में हुआ है ऐसा, फिर एना फेज में भी रहेगा ऐसा ये, फिर उसके बाद में टीलो फेज में भी ऐसा ही रहेगा ये। क्या ये एम फेज में पूरी में आते हैं, प्रो फेज में भी, मेटा फेज में भी, एना फेज में भी और टीलो फेज तक रहते हैं ये। अब पूरे एम फेज क्या नहीं, CDH हट गया, अब कौन आगे बाइंड हो गया? CDC। हाँ क्या बोल रहे हो? किस में? मेटा फेज में नहीं आएंगे, एम फेज में मिलते हैं। एम फेज में चारों ही फेज आती हैं, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज और टीलो फेज। 1 घंटे की होती हैं चारों फेज। तो ये अब कॉम्प्लेक्स कब तक रहेगा? लेट मेटा फेज में भी मिलेगा, एना फेज में भी मिलेगा और टीलो फेज में भी मिलेगा। फिर उसके बाद में कौन सी फेज आ जाएगी? अब टीलो फेज के बाद में वापस से कौन सी आएगी? G1 आएगी, फिर वापस से लौट के। तो अर्ली G1 में क्या होगा? CDK4 6 और साइक्लिन D, ये वापस से किसको बाइंड करा देते हैं? CDH1 को।
अब वापस से किसको बाइंड करा दिया, CDH1। किसने बाइंड कराया है, CDK4 6 साइक्लिन डी ने। अब ये कॉम्प्लेक्स कब तक रहेगा, अर्ली G1 में बन गए, मिड G1, लेट G1, उसके बाद में एस फेज, उसके बाद में G2 फेज, उसके बाद में प्रोफेज, उसके बाद में मेटाफेज। और मेटाफेज में फिर जैसी लेट मेटाफेज आएगी तो वापस से CDK1 और साइक्लिन भी फिर से आएंगे और इसको किस में चेंज कर देंगे, CDC20 में। तो ऐसा इसका साइक्लेशन चलता है ना। समझ में आ गई बात। देखो जब इस फॉर्म में रहेगा APCC CDC20 के साथ तो ये इसकी एक्टिव फॉर्म है या इनएक्टिव फॉर्म है, और ये वाली ये भी एक्टिव फॉर्म ही है, दोनों ही एक्टिव फॉर्म है। बस इसका सबस्ट्रेट दूसरा होता है, उसका सबस्ट्रेट दूसरा होता है। जैसे मैंने बताया ना कि एस फेज में भी डिग्रेड करता है ये, और एम फेज के साइक्लिन को भी डिग्रेड करता है। तो अभी इस फॉर्म में तो इसने जैसे सेपरेज को किया डिग्रेड, उसको सिक्योरिन को, और उस फेज में जो आपके G1 फेज के साइक्लिन होंगे ना उनको डिग्रेड करवाएगा ये। मतलब अभी भी एक्टिव है लेकिन इसके सबस्ट्रेट चेंज हो गए ना डिग्रेड करने वाले। क्या क्या बोल रहे हो, एस और एम फेज पढ़ा था ना, एस फेज के साइक्लिन को कौन करेगा, अर्ली G1 वाले को तो SCF करेगा डिग्रेड। अब ये एस फेज वाले जो साइक्लिन होंगे उनको कौन करेगा, ये करेगा ना APCC, और कौन सी फॉर्म वाला, CDH वाला। और जैसे जब सिक्योरिन को डिग्रेड करने की बात आएगी तब ये वाला करेगा, है ना। दोनों ही एक्टिव फॉर्म है लेकिन इनके सबस्ट्रेट अलग अलग है। नोट कर लो इसको, और दोबारा समझा दूंगा, एक बार नोट करो। इसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ APCC। CDH की फॉस्फोराइलेट फॉर्म में बाइंड करता है ना, उसको CDH को कौन फॉस्फोराइलेट करता है, CDK4 और साइक्लिन डी, और CDC20 को कौन करता है, CDK1 और साइक्लिन डी। इसको ब्लॉक कौन करता है, CDC20 को, CDC20 को अभी मैट को बताया था ना, वो ब्लॉक करता है इसको। अगर ये ब्लॉक रहेगा तो सेल ऐसा पिगमेंट नहीं कर पाएगी। ये आपका स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट कंप्लीट हो गया। और अगर कोई छोड़ने की सोच रहा हो इसको तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
नेहा गुप्ता का तो हो गया राजस्थान सेट क्लियर, उसमें फोटो लगाए बाहर देखना। नरेश की तो रह गई है, वो नरेश की दूसरी छतवा के उस पर चिपकानी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया आरती है? देखो मेटाफेज में ये APCC किसके साथ बाइंड रहता है? CDH1 के साथ में। फिर जब CD के 1 साइक्लिन B आते हैं तो किसको बाइंड करा देते हैं? CDC20 को। अब CDC20 ये एक्टिवेट हो गए, सेपरेज को क्या करवा देता है? फ्री करवा देता है। फिर उसके बाद में ये कब तक रहेगा? एनाफेज टीलोफेज तक रहेगा। फिर उसके बाद में जैसे ही अर्ली जीवन आएगी, मतलब अर्ली जीवन में भी मिलेगा, लेकिन जैसे ही CD के 4-6 साइक्लिन D बनने लग जाएंगे तो किस में चेंज कर देंगे इसको? CDH1 में चेंज कर देंगे। फिर ये कब तक रहेगा? G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, और लेट मेटाफेज में वापस से क्या होगा? फिर वापस से इसमें चेंज हो जाएगा ये। तो ये इसका ऐसे साइकिल चलता रहता है। तो 2 प्रोटीन है ना इसके रेगुलेशन के लिए, CDC20 और CDH1। दोनों ही एक्टिव फॉर्म है इसकी। ये आगे जैसे S फेज के साइक्लिन का करता है, M फेज के साइक्लिन का भी करता है। तो कुल मिला के APCC एक इम्पोर्टेंट एंजाइम है ना सेल साइकिल का। अब सेल कौन सी फेज में आ गई? टीलोफेज भी हो गया। इसके बाद में क्या होगा? मतलब अब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है, और ये इस तरीके से सेल डिवीजन हो जाता है कंप्लीट। अब इसमें आपका जो चेक पॉइंट था, इसमें चेक पॉइंट में बचा है आपका DNA डैमेज चेक पॉइंट, और बचा है ना, उसको और पढ़ लेते हैं। अब डालो हेडिंग DNA डैमेज चेक पॉइंट। क्या? वही DNA डैमेज चेक पॉइंट की वजह से ही तो रुकता है वहाँ पे, तो उसको अब पढ़ेंगे। जैसे मेटाफेज से एनाफेज में जाते हैं तो उस ट्रांजिशन को हमने बोला है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, और जब हम एस फेज में एंटर करते हैं तो उस ट्रांजिशन को हमने क्या बोला है? DNA डैमेज चेक पॉइंट। वो तीनों फेज में देखने को मिल सकता है। क्या ये पूरा जो आपने अब तक पढ़ा है ये स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट ही है? शुरुआत में हेडिंग लिखवाई होगी, नहीं लिखवाई? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं लिखवाई? कुछ तो लिखवाया होगा इसको शुरू करने से पहले। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लिखा तो है, ये किसने लिखा है? आपने खुद ने कैसे लिख लिया होगा? अरे नहीं लिखा, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट लिखवाया था मैंने। ये जो एम फेज लिखवाई थी ना, देखो मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन लिखवाया था। उस वहाँ से ये पूरा जो है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है जो अब तक पढ़ाया है पूरा ये। लिखवाया था, ये तो अभी की बात है। और उसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखवाया होगा, ये भी देखो। ये अभी का पढ़ा हुआ ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखवाया था, उसके बाद में बोले लिखवाया नहीं। रखो इसको।
ऐसे तो कैसे आपका उद्धार होगा फिर ये बताओ। अभी 10 मिनट पहले अब लिखो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। इस डीएनए डैमेज चेक पॉइंट का अलग से कीर्ति इसको बंद करके वापस चालू कर दो, है ना, अलग से बनाएंगे डीएनए डैमेज का।